दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। आज की कहानी है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक जगह है भिवंडी, और भिवंडी में एक पुलिस स्टेशन है जो निजामपुरा का। निजामपुरा पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है और पुलिस को ये बताया जाता है कि झाड़ियों के अंदर एक बोरी पड़ी हुई है और उसके अंदर से खून रिस रहा है और बहुत सारी जो मक्खियां हैं उस पर भिनभिना रही हैं, जिससे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद बोरी के अंदर कोई लाश है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, उस व्यक्ति से मिलती है और वो व्यक्ति उनको झाड़ियों के अंदर लेकर जाता है। झाड़ियों के अंदर से बोरी बाहर निकाली जाती है और फिर बोरी को खोला जाता है तो वो आदमी बिल्कुल सच बोल रहा था। वाकई में ही उस बोरी के अंदर से एक आदमी की लाश निकलती है जिसकी उम्र करीब 40 से 45 साल के बीच में थी। लाश की का जो चेहरा था वो बिल्कुल ठीक ठाक था, जिससे पुलिस को थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो जिसने भी इसकी हत्या करी है उसने इसकी पहचान मिटाने की कोशिश नहीं करी, और अब हम इसके चेहरे से इसका ये पता लगा लेंगे कि लाश किसकी है, और उसके बाद फिर ये पता लगाएंगे कि इसकी हत्या किसने करी है। पुलिस उसकी तलाशी लेती है तो उसके कपड़ों से उसका मोबाइल और उसका पर्स गायब था, और जिसने भी उसकी हत्या करी थी उसने उसकी सारी चीज़ें उसकी जेब से निकाल ली थी। एक छोटी सी पर्ची सफ़ेद रंग की पुलिस को उसके अंदर से मिलती है, फटी हुई, जिससे ये अंदाज़ा पुलिस लगाती है कि शायद ये किसी डॉक्टर का टैबलेट वगैरह लिखी हैं, और हो सकता है जिसकी हत्या हुई है उसकी तबीयत ख़राब हुई और वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको दवाइयाँ लिखी मेडिकल स्टोर से लेने के लिए। लेकिन दिक्कत परेशानी उसमें ये थी कि उस पर ना ही तो डॉक्टर का नाम था और ना ही उस पर मरीज का नाम था। खैर पुलिस और उसकी बारीकी से तलाशी लेती है तो उसके हाथ पर नीले और लाल रंग के कलर के कुछ निशान थे, कुछ रंग लगा हुआ था, जिससे कि वहाँ के जो लोकल पुलिस ऑफिसर थे उनको इस बात का अंदाज़ा था कि वहाँ पर जो छोटे छोटे कारखाने हैं वहाँ पर मोतियों की माला बनाई जाती हैं, और जो कारीगर मोतियों की माला अपने हाथों से बनाते हैं उनके हाथों पर ये रंग लगा हुआ होता है। तो पुलिस के पास अब तीन चीज़ें थी। सबसे पहला कि चेहरा बिल्कुल ठीक ठाक था जिससे उसकी पहचान होनी थी। दूसरा, हाथ पर निशान था नीले और लाल रंग का, जिससे जो कारखाने थे वहाँ पर उसकी पहचान हो सकती थी। और तीसरा था वो डॉक्टर की फटी हुई पर्ची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके बाद जो पुलिस के सीनियर अधिकारी होते हैं वो उसके लिए अलग अलग टीमें गठित करते हैं। पहली टीम बनाई जाती है कि तुम सारे कारखानों में जाओगे, जितने भी छोटी छोटी फैक्ट्री हैं, कारखाने हैं जिसमें मोतियों की माला बनती है, और वहाँ पर जाकर पता करो क्या कोई 40-45 साल का व्यक्ति गायब है, और उसकी तस्वीर लेकर जाओ फ़ोटो खींचकर, और सबको दिखाओ और उसकी पहचान की कोशिश करो। और दूसरी टीम बनती है कि जितने भी निज़ामपुरा इलाके में मेडिकल स्टोर हैं सब पर वो पर्ची दिखाई जाए, और मेडिकल स्टोर के जो मालिक हैं शायद कोई ना कोई इस पर्ची को पहचानेगा और वो बता देगा कि ये किसकी और कौन से डॉक्टर की ये पर्ची है। और टीम बनाई जाती है कि जो जितने भी पुलिस स्टेशन आसपास के हैं वहाँ पर कोई ऐसी गुमशुदगी, कोई ऐसी रिपोर्ट हो कि कोई 40-45 साल का व्यक्ति गायब हो। और पुलिस अलग अलग दिशाओं में काम करती है, और जितने भी मुखबिर थे सबको एक्टिव करा जाता है, और कई दिन तक बहुत सारे पुलिस ऑफिसर और बहुत सारे मुखबिर मेडिकल स्टोर की खाक छान रहे हैं, कुछ कारखानों की खाक छान रहे हैं, और वो बड़ी मशक्क़त बहुत मेहनत करते हैं। इसी बीच एक मेडिकल स्टोर का मालिक उस पर्ची को पहचान जाता है और वो उस डॉक्टर का नाम बताता है जिस डॉक्टर की वो राइटिंग थी। अब पुलिस को बड़ा सुकून मिलता है, कई दिन की मेहनत के बाद कुछ हाथ में उनके आया। अब पुलिस डॉक्टर के पास जाती है तो वहाँ पर देखती है कि जो मरीज़ है उनकी भीड़ लगी हुई है। पुलिस डॉक्टर के पास अंदर खबर भिजवाती है कि अगर आपके मरीज़ कुछ ऐसे हैं, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इमरजेंसी में, किसी के सर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर उनको छोड़कर नहीं आ सकता। तो पुलिस वहाँ की सिचुएशन को समझते हुए पुलिस को अंदर डॉक्टर को ये खबर भिजवाती है कि अगर कोई ज़्यादा परेशानी ना हो मरीज़ को, या थोड़ी बहुत देर बाद हम यहाँ पर इंतज़ार करते हैं, हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो जो मरीज़ ज़्यादा परेशान थे डॉक्टर उनको देखकर पुलिस को अंदर बुलाते हैं और पुलिस से बातचीत होती है। पुलिस वही पर्ची डॉक्टर के सामने रखते हैं कि ये पर्ची आपके यहाँ की है और इसकी हमें लाश मिली है। डॉक्टर उसको बड़ी बारीकी से देखते हैं, लेकिन वो पुलिस को बताते हैं, देखो मेरे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं, कुछ को मैं जानता हूँ, कुछ को मैं नहीं जानता, और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिनको जो एक ही बार आते हैं और उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, फिर वो दोबारा नहीं आते। तो मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता,
और ना ही इस पर मरीज का नाम है, तो मुझे इसका पता नहीं है कि ये पर्ची है किसकी। अब पुलिस वाले के हाथ फिर वो मायूसी हाथ लगती है और वो डॉक्टर से कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ ऐसा याद आए, कोई मरीज ऐसा कोई गायब है जिसकी 40-45 साल की उम्र है, तो जो भी आपके मरीज हैं आप उनसे पता करते रहिए और आप भी अपने लेवल पर पता कराइए आपके आसपास, और अगर कोई जानकारी मिले तो आप हमें बताइएगा। ये कहकर पुलिस डॉक्टर की क्लिनिक से बाहर निकलती है। वहीं पर कोई उनका पुलिस ऑफिसर का कोई जानने वाला मिलता है और वो आपस में हेलो हाय करते हैं कि यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो वो पूरी शुरू से लेकर आखिर तक उसको बात बताते हैं कि किस तरीके से एक बोरी के अंदर लाश मिली है, उम्र इतनी है और उसके हाथ ऐसे थे, पर्ची थी, सारी बात उनको बताते हैं और कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास आए थे और यहाँ पे भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। अब इन दोनों की जो बात थी, वहाँ पर जो डॉक्टर के मरीजों की लाइन लगी हुई थी, वो लोग भी इन पुलिस ऑफिसर की और उनके जो फ्रेंड थे उनकी बात सुन रहे थे। उसके अंदर एक महिला थी और वो महिला उस लाइन से निकल कर उन पुलिस वालों के पास जाती है और कहती है कि हमारी कॉलोनी में एक महिला है जिसके पति गायब है और वो बहुत परेशान है। वो जगह जगह उनको ढूंढती फिर रही है, हमारे घर पर भी आई थी और उसके पति अभी तक नहीं मिले हैं, तो मेरे ख्याल से आप एक बार वहाँ भी जाए। तो पुलिस महिला को लेकर उस कॉलोनी में जाती है और उस महिला से मिलती है जिसका पति गायब था। पति का नाम था अरमान शाह। और पत्नी को ये सारी बातें बताई जाती हैं और वो कहती है कि हाँ, मेरे पति भी 19 जनवरी से गायब है। अब पुलिस को लगता है कि 19 जनवरी से गायब है, 20 जनवरी 2022 में हमें लाश मिली है। और उम्र भी जब वो उससे पता करती है तो वो भी यही बताती है कि 45 से 40 साल के बीच में उनकी उम्र थी। अब पुलिस उनको कहती है कि तुम हमारे साथ अस्पताल चलिए और वहाँ पर जाकर पहचान करिए। अब महिला पहले घबरा जाती है क्योंकि पुलिस के साथ जाने में सबको ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हमें जेल के अंदर बंद कर दें या थाने में बंद कर दें। तो बोलती है कि साहब, अगर आप कहो तो मैं अपने बेटे को साथ ले लेती हूँ, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं अगर ऐसे अनहोनी हुई तो मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा। पुलिस कहती है कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, क्योंकि पुलिस को वैसे एक पहचान करानी थी। अस्पताल दोनों को, माँ और बेटे को ले जाया जाता है और पत्नी को वो लाश दिखाई जाती है और लाश को देखकर पत्नी कहती है कि ये मेरे पति अरमान शाह नहीं है, और वो ये कहकर बाहर आती है। पुलिस के हाथ फिर से मायूसी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कई दिन बाद ये सारी चीज़ें पुलिस के हाथ आई थी। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर को थोड़ी एक दिमाग के उसके अंदर एक बात आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि महिला घबराई हुई हो और उस घबराहट में, और जिसका पति एकदम से कोई भी कहे कि उसकी हत्या हो गई या मृत्यु हो गई, तो एकदम से वो ये सारी बातें हजम नहीं कर पाता या कहें कि एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो पुलिस जो उसके बेटा साथ में आया था उसको अलग से बुलाती है और उसको कहती है कि बेटा एक बार आप भी देख लो, हो सकता है वो तुम्हारे पिता हो, अस्पताल तो तुम आए हुए हो ही। और बेटे को लाश दिखाई जाती है और वो जो लाश के कपड़े थे, वो कहता है ये कपड़े मेरे पापा के हैं, और एक गर्दन पर कोई बर्थमार्क था और एक ताबीज जो उनके गले में पड़ा था। 3 चीज़ों से वो बच्चा ये बोलता है कि ये मेरे पिता की ही लाश है और ये मेरे जो अब्बू हैं अरमान शाह, ये वही है। अब यहाँ पर पुलिस को थोड़ा अजीब लगता है कि एक महिला अपने पति को की लाश देखकर ये कैसे कह सकती है कि उसकी लाश नहीं है। अब पुलिस को थोड़ा डाउट होता है अरमान शाह की पत्नी पर, और वो उससे पता करती है कि तुम्हारे बेटे ने वो लाश पहचान ली है और आप कह रही है वो उसकी नहीं है। तो कहती है कि मैं ये कैसे मालूम, मेरे पति की हत्या हो गई है जो बिल्कुल ठीक ठाक थे, और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। खैर, अब पुलिस को पत्नी पर डाउट हो चुका था, वो उसकी कॉल डिटेल, क्योंकि अब जो लाश थी उसकी भी शिनाख्त हो चुकी थी। तो जो अरमान शाह का मोबाइल होता है, जो उसकी पत्नी का होता है और जो भी उसके आसपास के लोग होते हैं, वहाँ पर पुलिस फिर, क्योंकि पहचान की जो काम था पूरा हो गया था, अब पता करना था हत्या किसने करी है। अब उसके लिए पुलिस अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाती है। तो जितने भी उसके आस पड़ोस के थे यार, जो भी उसके रिश्तेदार थे, सबसे पता करा जाता है क्या उसकी पत्नी उसकी हत्या कर सकती है। तो सब कहते हैं कि नहीं है, बिल्कुल ऐसा है नहीं, क्योंकि दोनों में बहुत प्यार था, बिल्कुल दोनों साथ साथ रह रहे थे, कोई ऐसा लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई ऐसा इनके अंदर कोई मनमुटाव नहीं था। खैर, अब पुलिस को तो हत्यारे को पकड़ना ही था। उसके बाद जो भी जितनी भी कॉल डिटेल वगैरह वो निकाली जाती हैं, और जहाँ पर वो काम करते थे वहाँ पर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो या कोई पैसे का लेन देन, बहुत सारी चीज़ें पुलिस अपने तरीके से काम करती है, जिसमें पुलिस को कुछ ऐसा हाथ आ नहीं रहा था कि जिससे पता चले कि इसकी हत्या किसी ने करी है। और पुलिस जो कॉल डिटेल में जो उसकी हिस्ट्री थी उसको उन लोगों को फ़ोन कर रही है सबको, और सबसे पहचान हो रही है, सब बात जो भी बता रहे हैं पुलिस उनको वेरीफाई कर रही है, सब ठीक ठाक निकल रहा है। इसी बीच एक वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है सलमान, और वो पुलिस को जाकर बताता है कि सर, मैं जानता हूँ और मुझे पता है कि किसने इसकी हत्या करी है, और मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ और मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ये कहीं रास्ते से जा रहा था
और मैं इसके पीछे था। उसी वक्त 3 आदमी आते हैं और वो इसकी पिटाई शुरू कर देते हैं, और ये देखकर मैं छुप जाता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे भी मार दें। और मैं छुप कर देख रहा था, तो वे बहुत बुरी तरह से उसको हाथ से, पैर से, पत्थरों से बहुत बुरी तरह उस पर हमला करते हैं, और मैं वहाँ से घबरा कर भाग जाता हूँ। और सुबह को पता लगता है कि लाश मिली है। तो मुझे लगता है उन 3 आदमियों ने इसकी हत्या करी है। पुलिस स्केच वालों को बुलाती है और सलमान को बिठाती है कि तुम उनका चेहरा बनाइए। अब सलमान स्केच बनवाता है। उन स्केचों को लेकर कॉलोनी के अंदर जाया जाता है, और जो अरमान शाह की पत्नी है, बेटा है, सबको वो स्केच दिखाते हैं। लेकिन जो स्केच सलमान ने बनवाए थे, ऐसा कोई कोई व्यक्ति उस इलाके के अंदर नहीं थे, तीनों के तीनों। अब पुलिस को थोड़ा डाउट होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 स्केच सलमान ने बनवाए हैं, और ना ही उसकी पत्नी का कोई वो जानकार है, ना बेटे का, ना ही उसके कोई रिश्तेदार का, ना ही कारखाने में। और ऐसे आदमी जिसको कोई जानता ही ना हो दूर दूर तक, कौन उसकी हत्या करेगा? अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसके अंदर बताया जाता है कि उसकी जो हत्या हुई है वो गला घोंटने से हुई है। और यहाँ पर जो सलमान बता रहा था कि उसको बहुत बुरी तरह मारा गया है, और पत्थर मारा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मारी है। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से की जो रिपोर्ट थी, और जो सलमान के जो बयान थे, वो दोनों बिल्कुल अलग अलग थे। यहाँ पर जो हत्या हुई थी अरमान शाह की, वो हुई थी गला घोंटने से और सिर पर कोई लोहे की रॉड मारने से। और जो अरमान के बयान थे, वो ये थे कि उसको हाथ से, लात, घूंसे, थप्पड़, पत्थर, इन चीज़ों से उसको मारा गया। तो पुलिस को उस पर अब सलमान के ऊपर डाउट होता है, और जो उसने स्केच बनवाए थे वो भी किसी से नहीं मिल रहे थे। तो 3-4 चीज़ें सलमान के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही थी। अब उसके लिए पुलिस फिर दोबारा से जो मोबाइल के कॉल हिस्ट्री थी, उसकी स्कैनिंग करती है। तो उसमें एक नंबर मिलता है जिस पे पुलिस को थोड़ा डाउट होता है, और पुलिस उसको फ़ोन करती है। तो वो फ़ोन सलमान उठाता है। अब यहाँ पर पुलिस को बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सलमान अरमान को जानता था, और उसके फिर जो और भी कई महीने पहले की जो हिस्ट्री निकाली जाती है, तो सलमान की काफ़ी बातें अरमान शाह से होती थी। अब पुलिस को क्लियर हो गया था, क्योंकि 3-4 चीज़ें ऐसी थी जो सलमान खान पुलिस को घुमा रहा था। वो एक फर्जी स्केच बनवा रहा था, जो व्यक्ति वहाँ पर थे ही नहीं। दूसरा, उसने ये नहीं बताया कि वो उसको जानता था और वो उससे बात भी करता था। कॉल हिस्ट्री से मालूम हो गया कि दोनों बहुत बातें करते थे। और तीसरा, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी, जो हत्या के पहलू थे, अलग अलग थे। अब पुलिस सलमान को उठाती है और उसको फिर अपने तरीके से उसकी खातिरदारी करती है, और खातिरदारी करने के बाद उससे फिर पता करती है कि बताओ क्या बात है। थोड़ी ही मेहनत के बाद सलमान टूट जाता है, और वो बताता है कि उसकी हत्या उसी ने करी थी। उसने एक ये सच बोला था कि वाकई में उसको 3 आदमियों ने मारा था, और वो उन 3 आदमियों में खुद सलमान भी था, और 2 थे सलमान के कोई दोस्त। पुलिस से सलमान से पूछती है कि ठीक है, तुमने उसको मारा है, लेकिन वजह क्या थी? तो बताता है सलमान कि जो सलमान की पत्नी है और अरमान शाह, सलमान को ये लगता था कहीं ना कहीं मेरी पत्नी का अरमान शाह के साथ अफेयर है। ये उसको सिर्फ एक शक था, और उसने इस चीज़ की तफ्तीश नहीं करी। और उस शक के आधार पर उसने अपने दोस्त को 2 दोस्तों को ये बातें बताता है कि मेरी वाइफ का अरमान के साथ अफेयर है, और तीनों मिलकर हत्या की योजना बनाते हैं, और फिर उसको बदस्तूर वो अंजाम भी देते हैं। अब पुलिस का एक तरीके से केस क्लोज था, लेकिन पुलिस एक सवाल सलमान से पूछती है कि तुम तो हमारी रडार पर थे ही नहीं, और ना ही हम तुम्हारे पास पूछताछ के लिए गए, ना ही हमने तुम्हें फ़ोन करा। तो तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आई कि तुम खुद ही थाने आकर बता रहे हो कि तुम्हारे आंखों के सामने 3 लोगों ने उसकी हत्या करी है? तो बताता है कि उसके अंदर 2-3 कारण थे। एक तो ये था कि जो मेरे 2 दोस्त थे, उनको यहाँ से भागने के लिए टाइम चाहिए था। तो मुझे लगा इधर मैं पुलिस को 2-3 दिन घुमाऊँगा, और वो दोनों दोस्त अपने होम टाउन पहुँच जाएँगे, अपने गाँव चले जाएँगे। तो दूसरा ये था कि जब मैं पुलिस की खुद मदद करूँगा, तो पुलिस का मुझ पर शक जाएगा ही नहीं। पुलिस को तो लगेगा कि ये तो बहुत हमारा हमदर्द है, रोज़ थाने आ रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है। तो मुझे लगा था पुलिस मुझ पर डाउट नहीं करेगी, और मैं बिल्कुल इसी तरीके से बचा रहूँगा। ये मेरी प्लानिंग थी। लेकिन यहाँ पर पुलिस, उसकी जो प्लानिंग थी, बिल्कुल उल्टी पड़ती है, और उसका स्केच किसी और का बनवाना, और उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, उसके बयानों में, दोनों में अलग अलग चीज़ें होना, और एक जो उसके मोबाइल फ़ोन थे, उन उन पर बातें होना। और किस तरीके से एक दिलचस्प ये इन्वेस्टिगेशन थी, और दिलचस्प ये सत्य घटना थी कि किस तरीके से, मतलब ये तो नहीं कह सकते कि चूँकि हत्या का मामला है, क्राइम है, तो ये दिलचस्प कहना तो इसमें ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जो पुलिस की जाँच थी वो बहुत दिलचस्प थी कि किस तरीके से उसने एक मामूली सी पर्ची, जिस पर ना ही मरीज़ का नाम है और ना ही उस पर डॉक्टर का नाम है, और उसके बाद पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई एक छोटी सी मामूली सी पर्ची से
एक लाश की आइडेंटिटी पता करती है और फिर हत्यारे को पता करती है कि उसकी हत्या किसने करी है। उम्मीद है आपको ये सत्य घटना पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।